तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, फायर आर्म इंजरी। फायर आर्म इंजरी की स्टडी को बोलते हैं बैलिस्टिक, और बैलिस्टिक के फादर हैं केल्विन गोडार्ड। बीसीजी से आप याद कर सकते हो। बैलिस्टिक के अंदर क्या प्रोजेक्टाइल्स होती है, या तो बुलेट होती है या लेड शॉट होती है, जिसको हम छर्रे या पेलेट्स बोलते हैं। तो इसके अंदर फायर आर्म देखेंगे, एमिनिशन देखेंगे, और आपकी जो बॉडी पे वुंड बनते हैं उनकी स्टडी को हम बोलते हैं बैलिस्टिक। सर, इंटरनल बैलिस्टिक पहला वर्ड है, इंटरनल बैलिस्टिक। अगर आपकी प्रोजेक्टाइल फायर आर्म और वेपन के अंदर हो, स्टडी को बोलते हैं इंटरनल। और गन बैरल से लेके जब तक ये टारगेट को हिट करती है उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट या एक्सटीरियर बैलिस्टिक। टी टर्मिनल, टी जब ये टारगेट को पेनिट्रेट करती है उसको बोलते हैं टर्मिनल, और जब ये लिविंग टिश्यू को पेनिट्रेट करती है उसको बोलते हैं वुंड बैलिस्टिक। तो जैसे आप देख सकते हो, ये आपकी इंटरनल है, ये एक्सटीरियर है, ये टर्मिनल या वुंड बैलिस्टिक है। तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। सर, ये आपके फायर आर्म के पार्ट है। हैंडल ये राइफल के हैं, हैंडल इसको बोलते हैं ब्रीच। ये आपकी बैरल है, और ये आपका मजल एंड है। ये आपके फायर आर्म के पार्ट है। सर, मैं फायर आर्म को क्लासिफाई करता हूं दो टाइप में, राइफल और स्मूथ बोर। अब दोस्तों ध्यान से देखो, राइफल में अंदर लैंड और ग्रूव होती है। जो एलिवेशन होते हैं उसको बोलते हैं लैंड, और जो डिप्रेशन होती है उसको बोलते हैं ग्रूव, और डिस्टेंस बिटवीन टू ऑपोजिट लैंड को बोलते हैं। ये सवाल कितनी बार आया हुआ है, कैलिबर। स्मूथ बोर में आप देखोगे अंदर से स्मूथ होता है, इसके लिए हम बोर वर्ड यूज करते हैं। इसमें प्रोजेक्टाइल बुलेट होती है, इसमें पेलेट्स होती है जिसको हम छर्रे बोलते हैं, लेड शॉट बोलते हैं। इसकी रेंज ज्यादा होती है, इसकी रेंज कम होती है। अब आप कहोगे सर, राइफल फायर आर्म की रेंज ज्यादा होने के कारण क्या है? पहला कारण, राइफलिंग से स्पिन और रोटेशन मिलता है क्योंकि अंदर लैंड एंड ग्रूव होते हैं। एक्यूरेसी और रेंज बढ़ती है। वॉबलिंग चेक होती है, मतलब खड़खड़ाहट चेक होती है। गायरोस्कोपिक स्टेबिलिटी बढ़ती है और वुंड पावर एनहांस होती है। रेंज बढ़ने के कारण क्या है? जब ये गायरोस्कोपिक मूवमेंट करेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, और आपको मालूम है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ mv², तो रेंज बढ़ जाएगी। ये बुलेट के एडवांटेज है। सर, मैंने ऑलरेडी बोला कैलिबर हम राइफल फायर आर्म, कैलिबर को गॉज भी बोलते हैं। राइफल फायर आर्म के दो लैंड के बीच की दूरी को कैलिबर बोलते हैं। स्मूथ बोर वेपन में बोर वर्ड होता है। अब आप कहोगे सर, बोर क्या होता है? नंबर ऑफ बॉल और पैलेट्स ऑफ इक्वल साइज, मतलब कितने बॉल और पैलेट इक्वल साइज के बने हुए होते हैं। 1 पाउंड लेड के गोले से, 1 पाउंड लेड के गोले का वेट होता है 454 ग्राम। थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लो आपकी 12 बोर गन है, 454 ग्राम, 454 ग्राम की आपने लेड का गोला लिया और उसको आपने 12 पार्ट में डिवाइड किया, तो ये आपकी 12 बोर गन है। तो आप देखोगे इसमें हर पैलेट की साइज 1/12, क्योंकि आपने कितने पार्ट में डिवाइड किया? 12 पार्ट में। जैसे 24 बोर की गन है, तो इसमें आपने 454 ग्राम के लेड स्फीयर को 24 पार्ट में डिवाइड किया, तो इसकी साइज 1/24 होगी। 18 बोल अगर हो तो 1/18 साइज होगी 18 बोर की। मतलब कुल मिला के आप ये दिमाग में बिठा लो कि जितने बोर की गन है आपने उतने ही पार्ट में डिवाइड किया, तो हर पैलेट की साइज 1/ उतना हो जाएगी। ठीक है, ये आपका बोर होता है। हेलिक्सोमीटर से हम बैरल की इनर सरफेस देखते हैं। इंस्ट्रूमेंट का नाम है हेलिक्सोमीटर। सर, अब कोई कहे कि शॉटगन की आपको रेंज बढ़ानी, क्योंकि शॉटगन की रेंज कम है, क्योंकि शॉटगन स्मूथ बोर वेपन है, रेंज सिर्फ 40 to 50 यार्ड्स है। इसकी रेंज बढ़ाने के दो तरीके हैं। पहला है पैराडॉक्स गन। पैराडॉक्स गन में क्या करते हैं, मजल एंड जो सबसे दूर का किनारा होता है जिससे आप फायर होता है, उस मजल एंड पे हम राइफलिंग कर देते हैं, लैंड और ग्रूव प्रोवाइड कर देते हैं। मजल एंड पे राइफलिंग कर दी, तो ये शॉटगन का मॉडिफिकेशन है पैराडॉक्स गन। दूसरे में हम क्या करते हैं, शॉटगन के टर्मिनल एंड को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं। अब दोस्तों इससे दो फायदे होंगे। एक तो आपका जो स्प्रेड हो रहा है वो कम हो जाएगा और वेलोसिटी बढ़ जाएगी। ये दोनों फायदे इंपॉर्टेंट है। सर, जैसे अगर इस फिनोमिना का नाम है चोकिंग और इस फिनोमिना का नाम है पैराडॉक्सिंग। पैराडॉक्सिंग में हमने क्या किया, मजल एंड पे राइफलिंग कर दी, लैंड एंड ग्रूव दे दी। और दूसरा चोकिंग में हमने क्या किया, टर्मिनल एंड को, मजल एंड को कॉन्स्ट्रिक्टेड कर दिया। अब देखो दोस्तों, अनचोक्ड अगर शॉटगन है तो 25 यार्ड रेंज है, जबकि अगर आप ध्यान से देखो मॉडिफाइड चौक में 35 यार्ड, फुल चौक में 40 यार्ड्स और सिलेंडर बेस में 30 यार्ड्स। तो आप ये चोकिंग से कुल मिला के रेंज बढ़ा रहे हो शॉटगन की।
सर शॉटगन जिसका नाम है स्मूथ बोर, आप इसकी रेंज देखोगे मात्र 50 to 60 यार्ड्स है, जबकि रिवॉल्वर 200 यार्ड्स, पिस्टल 400 यार्ड्स। याद करने का तरीका क्या, पी पिस्टल प्रेशर बढ़ गया इसलिए ज्यादा हो गई 400 यार्ड। मिलिट्री राइफल की सबसे ज्यादा 1000 to 3000 यार्ड। तो शॉटगन तो स्मूथ बोर था, ये तीनों के तीनों राइफल्ड फायरआर्म। एयर गन सर 40 यार्ड्स होती है और सर इसका मैकेनिज्म एयर कंप्रेशन होता है। तो मैकेनिज्म एयर कंप्रेशन है तो सर जनरली इससे होने वाले एंट्री वुंड में टैटूइंग, सिंजिंग और ब्लैकनिंग नहीं होगी। कार्ट्रिज, अब सर कार्ट्रिज क्योंकि हर चीज कार्ट्रिज में होती है, चाहे बुलेट हो या पैलेट्स हो, इसमें 3 पी होते हैं, याद करने का तरीका। प्राइमर, प्रोपेलेंट, प्रोपेलेंट का मतलब जो जल के आपको फेंकता है, और प्रोजेक्टाइल, बुलेट या पैलेट्स। ये 3 पी कार्ट्रिज के पार्ट है। सर ये राइफल्ड फायरआर्म की कार्ट्रिज है क्योंकि इसमें बुलेट है, तो आप ध्यान से देख सकते हो ये जो कार्ट्रिज है ये राइफल्ड फायरआर्म की है क्योंकि इसमें बुलेट है। बाकी गन पाउडर है, बुलेट केस है, प्राइमर है, कैप है, ये आपकी राइफल्ड फायर। लेकिन सर स्मूथ बोर की कार्ट्रिज को आइडेंटिफाई कैसे करोगे, इसमें लेड शॉट है, पैलेट्स है, साथ में वैड है। वैड का काम क्या होता है मैं आगे बताऊंगा। गन पाउडर है, प्राइमर कैप है, डिटोनेटर कप है जिसको हम परकशन कैप भी बोलते हैं। ये आपकी स्मूथ बोर की है, शॉटगन की है। रिवॉल्वर एकमात्र ऐसा राइफल्ड फायरआर्म है जो कार्ट्रिज को इजेक्ट नहीं करता अपने आप। अब सर आप मन में सोच रहे होंगे आपने स्मूथ बोर में सर वैड बता दिया, वैड का काम क्या है शॉटगन के अंदर? 3 काम है। एक तो क्या करता है, प्रोजेक्टाइल और प्रोपेलेंट को अलग अलग करता है, दूसरा एयर को सील करता है, और तीसरा पिस्टन और लुब्रिकेंट की तरह काम करता है, मतलब आपका काम स्मूथ करता है। लेड शॉट और पैलेट आपके 3 तरह के होते हैं। सॉफ्ट है तो लेड है, हार्ड है तो लेड और एंटीमनी है, स्टील है तो उसमें स्टील है। हार्ड में लेड प्लस एंटीमनी। साइज अगर एकदम छोटा है तो डस्ट शॉट, थोड़ा बड़ा तो बर्ड शॉट, बक शॉट का सबसे बड़ा साइज होता है बक। सर अब प्राइमर का कंपोजिशन कैसे याद रखोगे, ब्लास्ट याद कर लो। बी बेरियम नाइट्रेट, एल लेड पेरोक्साइड, ए एंटीमनी, एस स्टिफनेट और सल्फाइड, और टी टेट्राजीन। सर जैसे ही ध्यान रखना फंक्शन कैसे करता है, पहली चीज डिटोनेट होती है, फटती है, उसके बाद गन पाउडर जलता है, प्रेशर बढ़ता है, प्रोजेक्टाइल उस कार्ट्रिज से निकल जाती है, चाहे बुलेट हो चाहे पैलेट हो। सर गन पाउडर को याद करने के तरीके, ब्लैक गन पाउडर, इसको आप पॉक्सो से याद कर लो। पी पॉक्सो पोटेशियम नाइट्रेट, सी चारकोल, एस सल्फर डाइऑक्साइड, और सल्फर आप याद कर सकते हो पॉक्सो। सर पोटेशियम नाइट्रेट सबसे बड़ा नाम, सबसे बड़ा 75%, चारकोल उससे छोटा नाम है 15%, और सल्फर उससे छोटा नाम है तो 10%। इस हिसाब से परसेंटेज याद कर सकते हो। ये तो हुआ ब्लैक गन पाउडर, पॉक्सो से याद कर लो। अब आप सर ध्यान से सुनना, स्मोकलेस, स्मोक में स्मोक लेस होती है, ठीक है। सिंगल बेस नाइट्रोसेलुलोज, डबल बेस नाइट्रोसेलुलोज, नाइट्रोग्लिसिन, ट्रिपल बेस नाइट्रोसेलुलोज, नाइट्रोग्लिसिन, नाइट्रोग्वेनेडिन, ठीक है। सर इसके 1 ग्राम में इतनी गैस छूटती है 3000 to 4000 सीसी, जबकि इसमें ज्यादा गैस छूटती है। इसका मतलब पावरफुल स्मोकलेस होता है। स्मोक इसमें ज्यादा होती है, इसमें कम होती है, अच्छी बात है। पावर इसकी कम होती है, पावर इसकी ज्यादा होती है। सेमी स्मोकलेस में 80% ब्लैक होता है, 20% स्मोकलेस होता है। सर जब भी कभी FG, FFG और FFF, मतलब जितने ज्यादा F दिए हुए हों, ये बात ध्यान रख लेना, उतना ही गन पाउडर आपका फाइन होता है और उतनी ही उसकी बर्निंग पावर ज्यादा होती है अगर गन पाउडर पे F लिखे हुए हो। सर गन शॉट रेजिड्यू जिसको हम GSR बोलते हैं, आप कहोगे सर गन शॉट रेजिड्यू क्या क्या है? प्राइमर, लेड और गन पाउडर, मतलब जो आपको क्राइम सीन पे मिल सकते हैं। उसके लिए हम टेस्ट करते हैं हैंड्स, हैरिसन एंड गिलरॉय, H, A एंड एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस, D डर्मल नाइट्रेट टेस्ट, S स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एनर्जी डिस्पर्सिव एक्सरे एनालिसिस जिसको सेमडेक्सा और सेमेडेक्सा बोलते हैं। सर मोस्ट स्पेसिफिक यही होता लास्ट वाला। डर्मल नाइट्रेट टेस्ट का दूसरा नाम पैराफिन टेस्ट है। ये नाइट्रेट और नाइट्राइड को डिटेक्ट करने में काम आता है, लेकिन आजकल इसका यूज नहीं करते तो ये ऑब्सोलीट हो चुका, पूछा जा सकता है। न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस, ध्यान से देखना दोस्तों, न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस ये ABC को डिटेक्ट करता है, एंटीमनी, बेरियम, कॉपर, ABC। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन ये ABCL को डिटेक्ट करता है, एंटीमनी, बेरियम, लेड, कॉपर। लेकिन सर हैरिसन गिलरॉय टेस्ट ABL को डिटेक्ट करता है, एंटीमनी, बेरियम, लेड। ये आपके स्पेसिफिक गन पाउडर रेजिड्यू और गन शॉट रेजिड्यू के टेस्ट हैं, हैंड्स।
सर ये मैकेनिज्म है, स्पिन एक्शन होता है, फिर हैमर ऊपर जाता है, फिर ये इसको दबाता है, फिर कार्ट्रिज होता है, फिर परकशन कैप का परकशन पिन जो दबाती है उससे कार्ट्रिज को स्टिमुलस मिलता है। तो सर इसका मैकेनिज्म ऐसे एक्सप्लेन किया हुआ है, पहले ट्रिगर पुल करो, हैमर ऊपर जाता है, रिलीज होता है और हिट ऑन फायरिंग पिन को हिट करता है और ये फॉरवर्ड मूव करती है, प्राइमर जल जाता है, फ्लेम प्रोड्यूस होती है, गन पाउडर जलता है, गैस प्रोड्यूस होती है, प्रोजेक्टाइल बाहर निकल जाता है। तो ये मैकेनिज्म है आपकी फायरिंग का। डैमेज जो है बुलेट का मेनली वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, मास पे भी डिपेंड करता है लेकिन वेलोसिटी पे ज्यादा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में हाफ mv² होती है। लार्जर बुलेट, राउंड बुलेट ज्यादा डैमेज करेगी। किसी भी बुलेट को क्राइम सीन से उठाना है तो हाथों से ग्लव्स पहन के उठाना है, क्योंकि आर्टिफैक्ट प्रोड्यूस नहीं करना। अब सर कुछ बुलेट के टाइप और उसकी ट्रिक देखिए, एस सोविनियर बुलेट, एस स्लीपिंग बुलेट, और सर ये एस स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू में पड़ी रहती है, तो धीरे धीरे इसमें फाइब्रोसिस हो जाएगा, प्लम्बिज्म करेगा लेड के कारण। एफ फ्रेंजिबल, एफ फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होती है, आयरन और कॉपर की बनी होती है एफ फ्रेंजिबल। टी टम्बलिंग, टंबल करती है, एंड टू एंड रोटेशन करती है। डी डुप्लेक्स, 2 बुलेट अगर कार्ट्रिज में हो। टी ट्रेसर, जिसको हम ट्रेस कर सकते हैं इल्यूमिनेटिंग सब्सटेंस के कारण, जहां जहां जाता है वो पाथवे ट्रेस कर दो। सर इंडिया पावरफुल है इंसेंडियरी बुलेट फास्फोरस से बनती है। योनिंग, बड़ी स्लो और इरेगुलर बुलेट को बोलते हैं योनिंग। टेंडम, टेंडम का मतलब एक बुलेट ने दूसरे को पुश किया तो टोटल 2 बुलेट साथ में आई, इसी को हम पिगी बैक बोलते हैं, 2 बुलेट साथ में आती। पी प्लास्टिक और बैटन, पी पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड की बनी होती है, राइट्स कंट्रोल में यहां काम आती है। पॉइजन बुलेट में पॉइजन होगा, कुरारे और रेजिन कुछ भी हो सकता है। सर अगर कोई बुलेट किसी ऑब्जेक्ट से डिफ्लेक्ट होने के बाद आपकी बॉडी में घुसे तो रिकोशेट बुलेट बोलते हैं। क्रिटिकल एंगल 30 डिग्री होता है। सर इसमें इसका बाद में जब आपकी बॉडी में घुसेगी तो स्पिन और रोटेशन नहीं होगा, तो इसमें बर्निंग, ब्लैकनिंग और टैटविंग तीनों एब्सेंट होगी। सर ये कुछ और बुलेट के नाम है। राउंड नोज टिप बुलेट, राउंड टिप होता है। शार्प नोज बुलेट, शार्प पॉइंटेड एज होता है। फुली जैकेटेड बुलेट कॉपर की होती है, लेकिन सर मैं आता हूं सेमी जैकेटेड बुलेट, जो मेरा फेवरेट सवाल है। नोज जैकेटेड नहीं होता, ये अंदर ही टिश्यू के अंदर एक्सपेंड करता है। उसके 2 एग्जांपल है, डमडम बुलेट और होलो पॉइंटेड बुलेट। सर ये होलो पॉइंटेड बुलेट है, ये डमडम बुलेट है। तो डॉक्टर साहब डमडम बुलेट में आगे आपका बहुत ज्यादा एक्सपेंशन होगा, बहुत ज्यादा टिश्यू डैमेज होगा एक्सपेंशन के कारण। सेमी जैकेटेड बुलेट होती है। कैनेडी फिनोमिना क्या कहता है दोस्तों? कैनेडी फिनोमिना ये कहता है कि जैसे मान लो एक सर्जन के पास गनशॉट का पेशेंट आया, उसने सर्जरी कर दी। अब सर्जरी में क्या करेगा? वॉश करेगा, वाइप करेगा, सर्जरी करेगा, स्टिचिंग करेगा। तो सर बाई चांस अगर ये बंदा मर गया तो पोस्टमार्टम के समय एंट्री वुंड और एग्जिट वुंड को, रेंज को पहचानना मुश्किल हो जाएगा। इसको बोलते हैं कैनेडी फिनोमिना। सर अगर बुलेट को आप इंप्लांट कर दो स्टैब के अंदर, आप इन्वेस्टिगेशन को मिसलीड करना चाहते हो, तो इसको बोलते हैं रायलसीमा इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? रायलसीमा इफेक्ट। सर अब बुलेट के डिस्चार्ज पे आ जाते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर। पहला है फ्लेम। फ्लेम के कारण बर्निंग, सिंजिंग और चारिंग होती है, आग की लपटें। दूसरा होता है स्मोक। डॉक्टर साहब जब भी गन पाउडर जलता है तो धुआं उठता है, तो आपकी स्किन ब्लैक हो जाती है, इसी को ब्लैकनिंग या स्मजिंग भी बोलते हैं। तीसरा होता है अनबर्न्ड गन पाउडर। अनबर्न्ड गन पाउडर जब आपकी स्किन में चला जाता है तो इसको टैटूइंग, पेपरिंग या स्टिपलिंग भी बोलते हैं। और चौथा इफेक्ट है प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल तो आप जानते हो बुलेट है या लेड शॉट से। तो ये चारों इफेक्ट ध्यान रखने, एक है बर्निंग, एक है ब्लैकनिंग जिसको स्मजिंग भी बोलते हैं, और तीसरा गन पाउडर के कारण टैटूइंग। ये आपको चारों ध्यान रखने। सर अब आप ये कहोगे सर टैटूइंग भी काला, ब्लैकनिंग भी काला, डिफरेंशिएट कैसे करोगे? आप एक काम करो, कॉटन लेके वाटर से वाइप आउट करो। अगर वाइप आउट हो जाए तो वो ब्लैकनिंग है, ना हो तो टैटूइंग है। सर एंट्री वुंड में, राइफल्ड फायर आर्म में, ये पक्का सवाल आपके दिमाग में आता होगा। सर 2 चीजें पाई जाती है, एक होती है ग्रीस कॉलर, एक होती है एब्रेजन कॉलर। ग्रीस कॉलर ग्रीस के कारण होती है, ज्यादा स्पेसिफिक होती है और अंदर होती है, अंदर की साइड। एब्रेजन कॉलर बाहर होती है। लेकिन सर आप मन में सोच रहे हो ग्रीस कॉलर ज्यादा स्पेसिफिक है, तो एब्रेजन कॉलर का कारण क्या है? जब बुलेट स्पिन और रोटेट करती है और एंगल पे गिरती है, एंगुलेशन, तब आपकी एब्रेजन कॉलर होती है। सीधी गिरती है तो राउंड होती है, एंगल पे गिरती है तो ओवल शेप होती है। तो एब्रेजन और ग्रीस कॉलर दोनों एंट्री वुंड के फीचर। आप तो मन में सोच रहे हो एग्जिट वुंड में नहीं होते, बट एक कंडीशन में एग्जिट वुंड में भी हो सकते हैं, जब आप किसी सरफेस से टिके हुए हो
तो वहां पे आपको एब्रेजन कॉलर मिल सकती है। जनरली एब्रेजन कॉलर पाम और सोल पे नहीं होती, क्योंकि वहां पे आपके स्पिन मूवमेंट नहीं होती, इसलिए एब्रेजन कॉलर पाम और सोल पे नहीं होती। एग्जिट वुंड में सिर्फ तब हो सकती है जब आप किसी सरफेस से टच और वहां पे आपका एब्रेजन कॉलर हो सकता है। एग्जिट वुंड में ओनली कंडीशन जब आप सरफेस से टच हो, शॉर्ट एग्जिट वुंड बोलते हैं। सर अब चाहे रेंज की बात करो राइफल और शॉटगन, अब मैं आपको यह बताऊंगा फ्लेम की रेंज दोनों में, राइफल में 7 सेंटीमीटर, शॉटगन में 15 सेंटीमीटर फ्लेम की रेंज, मतलब आपको यहां तक आपको फ्लेम का इफेक्ट मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। स्मोक का 30 सेंटीमीटर 45 सेंटीमीटर राइफल और शॉटगन, और गन पाउडर के कारण जो टैटूइंग है वो दोनों में 60 to 90 सेंटीमीटर है। तो सर ये आपको, जैसे अगर कोई कहे बर्निंग आपको इसमें 7 सेंटीमीटर तक मिलेगा, इसमें 15 तक मिलेगा। ब्लैकनिंग इसमें 30 तक मिलेगा, इसमें 45 सेंटीमीटर दूरी पे है तब मिल जाएगा, और गन पाउडर इसमें यहां तक मिल जाएगा। तो ये आपको इनकी रेंजेस के बारे में मालूम होना चाहिए। सर मान लो राइफल्ड वुंड कॉन्टैक्ट शॉट है। अब दोस्तों 3 चीजें हो सकती है। पहली चीज ध्यान से सुनना, अगर टाइट कॉन्टैक्ट स्किन है, पहला स्किन का, दूसरा लूज कॉन्टैक्ट है, और तीसरा आपकी बोन के ऊपर है। दोस्तों पहले तो मैं इसको क्लियर कर देता हूं, अगर बोन के ऊपर है तो आपकी एक्सपेंडिंग ऑफ टिश्यू फट जाएगा, स्टिलेट और क्रूशिएट शेप होगा। दूसरा लूज कॉन्टैक्ट है तो आपके स्मोक चारों तरफ दिखाई देगा, इस स्मोक को बोलते हैं कोरोना। क्या बोलते हैं? कोरोना। ठीक है, लेकिन सर टाइट स्किन का कॉन्टैक्ट है तो हो सकता है मिले तो राउंड, लेकिन एक तो आपको इंप्रिंट मजल का इंप्रेशन मिलेगा, प्रेशर एब्रेजन, तो ये आपको मजल इंप्रेशन मिलेगा। दूसरा बर्निंग ब्लैकनिंग टैटूइंग अंदर चली जाएगी ट्रैक के, और तीसरा ब्लड और टिश्यू आपके बैरल में चले जाएंगे, इसको बोलते हैं बैक स्पैटर। क्या बोलते हैं इसको? बैक स्पैटर। तो मैंने एक्चुअली कॉन्टैक्ट की 3 चीजें बता दी, टाइट कॉन्टैक्ट स्किन, लूज कॉन्टैक्ट स्किन या बोन सरफेस पे। स्टिलेट आपके बोन सरफेस वाले पे मिलेगा। सर ये स्टिलेट और क्रूशिएट पक्का कॉन्टैक्ट शॉट है। सर एक छोटा सा रेंज का एक्सप्लेनेशन दिया है, तो दोस्तों बहुत इजी तरीके से देख लो, अगर मजल इंप्रेशन प्रेजेंट है तो पक्का कॉन्टैक्ट है, बाकी तीनों में तो कभी हो ही नहीं सकता। ये मैंने 4 रेंज दिए राइफल के लिए, कॉन्टैक्ट, क्लोज, नियर, डिस्टेंट। मजल इंप्रेशन कॉन्टैक्ट है, स्टिलेट शेप है तो कॉन्टैक्ट है, बाकी सब में सर्कुलर शेप का वुंड मिलेगा। अब सर मैंने बोला फ्लेम के कारण बर्निंग, स्मोक के कारण ब्लैकनिंग और गन पाउडर के कारण टैटूइंग, ये आपके ट्रैक में चली जाती तो जनरली नहीं मिलती। सर अगर तीनों मिले तो क्लोज शॉट है, सिर्फ टैटूइंग मिले, क्योंकि टैटूइंग का मतलब आपकी नियर रेंज है, गन पाउडर वाली रेंज है, और तीनों ना मिले तो डिस्टेंट रेंज है। एब्रेजन और गीज कॉलर जनरली चारों में प्रेजेंट होती है। जैसा कि मैंने बताया एब्रेजन और गीज कॉलर दोनों एंट्री वुंड के फीचर हैं। सर अब देखो, अब बाई चांस आपको सवाल दे दे कि टैटूइंग मिली है सिर्फ, तो नीट NEAT नीट से याद कर लेना, नियर तीनों मिला है, ब्लैकनिंग बर्निंग टैटूइंग तीनों प्रेजेंट है मान लो आपके, तो क्लोज शॉट है, ये पक्का ध्यान रख लेना। और स्टिलेट शेप मिला है तो कॉन्टैक्ट शॉट है। डिस्टेंट में तीनों ही नहीं मिलेंगे। सर कैरेक्टर देख लो, एंट्री और एग्जिट वुंड के फीचर, ये छोटा ये बड़ा, मार्जिन इन्वर्टेड इवर्टेड, एब्रेजन गीज कॉलर प्रेजेंट एब्सेंट, बर्निंग ब्लैकनिंग टैटूइंग प्रेजेंट एब्सेंट, ब्लीडिंग कम ब्लीडिंग ज्यादा, चेरी रेड कलर क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता, प्रेजेंट एब्सेंट। आपका टिश्यू एक्सपल्स कहां से होगा? एग्जिट वुंड से। सर मेटल फाउलिंग क्या होती है? टाइनी लीजन, डॉक्टर साहब ध्यान से सुनना, जो एंट्री वुंड के चारों तरफ पाए जाते हैं, लेकिन सर इसका कारण क्या है? एक तो मिसाइल की सरफेस से और इंटीरियर ऑफ बैरल से, इन दोनों से, आपकी दोनों से आपके एंट्री वुंड के चारों तरफ जो टाइनी टाइनी लीजन होते हैं उनको बोलते हैं मेटल फाउलिंग। अब सर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, बुलेट फिंगरप्रिंट। सर एक बात ध्यान रखना, बुलेट फिंगरप्रिंट 2 तरह के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी मार्किंग, दोनों को बुलेट फिंगरप्रिंट बोलते हैं। अब प्राइमरी मार्किंग क्या होता है? जब सर आप वेपन बनाते हो उस समय राइफलिंग के हिसाब से, देख लो खुद, राइफलिंग के हिसाब से बुलेट में जो मार्किंग होती है उसको बोलते हैं प्राइमरी मार्किंग। ये वेपन के लैंड एंड ग्रूव के हिसाब से एडजस्ट की जाती है, बनाई जाती है, इसको बोलते हैं प्राइमरी मार्किंग। ये क्लास बताती है, क्या बताती है? क्लास। अब सर आप कहोगे राइफलिंग के हिसाब से तो आपने प्राइमरी मार्किंग बता दी, फिर सेकेंडरी मार्किंग क्या? सर सेकेंडरी मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, ध्यान से सुनना। सेकेंडरी मार्किंग इरेगुलरिटी इनसाइड द बैरल, जब अंदर की नली होती है उसमें इरेगुलरिटी होती है, उसके कारण होती है सेकेंडरी मार्किंग। जब हम क्लीन करते हैं बैरल को, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वियर और टीयर करते हैं, तो आपकी सेकेंडरी मार्किंग चेंज हो जाती है। तो एक बात तो क्लियर है, सेकेंडरी मार्किंग इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक होती है, इसको देखने के लिए हम
कंपैरिजन माइक्रोस्कोप यूज करते हैं तो ये माइक्रोस्कोपिक होती है, जबकि प्राइमरी मार्किंग ग्रोस मार्किंग होती है, जो आपके वेपन के बनाते समय क्लास के हिसाब से प्राइमरी मार्किंग होती है, लैंड एंड ग्रूव के हिसाब से। तो सर ये कंपैरिजन माइक्रोस्कोप है। क्राइम सीन में आप देख सकते हो सेम वेपन और दूसरा वेपन में आप दोनों में कंपेयर कर सकते हो, बैरल के हिसाब से, बुलेट के हिसाब से आप कंपेयर करते हो, ये बुलेट किससे निकली, ये बुलेट किससे निकली, इसको बोलते हैं कंपैरिजन माइक्रोस्कोप। आप सेकेंडरी मार्किंग के लिए करते हो। राइफलिंग के हिसाब से, लैंड एंड ग्रूव के हिसाब से आपकी प्राइमरी मार्किंग होती है और अंदर की इरेगुलरिटी के हिसाब से आपकी सेकेंडरी मार्किंग होती है। सर बेवलिंग बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। बेवलिंग, बेवलिंग का मतलब क्या होता है? कोन शेप इरोजन। जनरली ये शेप मान लो, ये हम स्कल बोन के लिए यूज करते हैं। सबसे पहला वर्ड आ गया स्कल बोन के लिए। सर ये आपकी स्कल की आउटर टेबल है, ये स्कल की इनर टेबल है। दोस्तों जब भी बुलेट घुसती है आपकी स्कल के अंदर एक छोटा सा होल बनाती है, लेकिन जब निकलती है तो फट जाती है, इसी फटने को बेवलिंग बोलते हैं। तो आप देखोगे ये आपका एंट्री वुंड है, ये आपका एग्जिट वुंड है। तो ये यहां फटी इनर टेबल की तरफ, तो आपका बेवलिंग इनर टेबल की तरफ है एंट्री वुंड में, और यहां फटी आउटर टेबल की तरफ, तो ये आपका एग्जिट वुंड में आउटर टेबल की तरफ है। लेकिन एक बात है, बेवलिंग हमेशा कौन से पॉइंट पे देखी जाएगी? एग्जिट पॉइंट, क्योंकि जब घुसती है तो छोटा सा होल बनाती है, जब निकलती है तो बेवलिंग कोन शेप इरोजन करती है, उसको बोलते हैं बेवलिंग। ये ध्यान रखना। सर पप्पेज रूल को हम सीक्वेंस ऑफ बुलेट देखते हैं फ्रैक्चर लाइन से, इसको बोलते हैं पप्पेज रूल। फर्स्ट लाइन नॉर्मल होती है, सब्सिक्वेंट लाइन जो फ्रैक्चर लाइन होगी, जो पहले वाली लाइन पे आके रुक जाएगी, इससे हम सीक्वेंस ऑफ बुलेट बनाते हैं। ये भी स्कल बोन के लिए होता है, इसको बोलते हैं पप्पेज रूल। सर अगर आपने बिल्कुल क्लोज शॉट से फायर किया तो आपका स्कल फट जाता है और आपका खोपड़ी के अंदर का ब्रेन है वो बाहर आ जाता है, इसको बोलते हैं क्रॉनलिन शॉट। क्या बोलते हैं इसको? क्रॉनलिन शॉट। शॉटगन से लेड पैलेट्स फायर होते हैं। गन पाउडर मैंने बताया था लगभग 60 टू 90 सेंटीमीटर, 60 टू 90 सेंटीमीटर तक गन पाउडर ट्रेवल करता है। टिल 1 मीटर बोल दो तो आप ये कह सकते हो कि टिल 1 मीटर तक आपको बर्निंग, ब्लैकनिंग, टैटूइंग तीनों दिखाई देगी। डी डिस्पर्सन, डी दो डिस्पर्सन ऑफ पैलेट जो होता है, आप देखोगे डी डिस्पर्सन, डी दो डिस्पर्सन ऑफ पैलेट आपको 2 मीटर के बाद दिखाई देगा, इंटरमीडिएट रेंज बोल दो। और कंप्लीट डिस्पर्सन, पूरा डिस्पर्शन आपको 4 मीटर के बाद दिखाई देगा। वेड कब तक? वेड डेड डेड 2 मीटर तक आपको वेड के फीचर, आप वेड दिखाई देगा। वेड तो डिस्पर्शन स्टार्ट होता है 2 मीटर और कंप्लीट डिस्पर्शन 4 मीटर, और बर्निंग, ब्लैकनिंग, टैटूइंग आपको 1 मीटर तक। सर ये देख लो, अब मैंने सर आपके लिए इसके लिए क्या बनाया, एक बहुत इजी ट्रिक बना दिया, ORS, आपका काम लगभग खत्म कर दिया। देखो कॉन्टेक्ट शॉट, स्टिलेट शेप, उसके बाद ओ लगता है राउंड शेप, तो अगर आपको राउंड और सर्कुलर दिखाई दे तो आपकी रेंज 1 मीटर है। आर रेट होल शेप, निबल्ड मार्जिन वाला, ये 1 to 2 मीटर है। एस सैटेलाइट, सैटेलाइट में एक बड़ा चारों तरफ छोटे 2 to 4 मीटर, जिसको हम इंटरमीडिएट रेंज भी नाम दे दिया। और इंडिविजुअल पैलेट, मैंने बोला कंप्लीट डिस्पर्शन कब स्टार्ट हो जाएगा? 4 मीटर के बाद, है ना। तो आप देख सकते हो कंप्लीट डिस्पर्शन 4 मीटर के बाद ये आपकी डिस्टेंट रेंज है। तो ओ राउंड शेप, आर रेटोल शेप लेस देन 1 मीटर, ओ राउंड शेप दिखाई दिया, आर रेटोल शेप 1 to 2 मीटर। फिर उसके बाद आप देखना इंटरमीडिएट रेंज, सैटेलाइट एक बड़ा चारों तरफ छोटे, ये आपके इंटरमीडिएट रेंज है। और इंडिविजुअल पैलेट का दिखाई दिया तो 4 मीटर से ज्यादा है। मजल इंप्रेशन इसमें दिखाई देगा। बीबीटी इनसाइड द ट्रैक बोल दिया, कॉन्टेक्ट है। बीबीटी प्रेजेंट, ब्लैकनिंग, बर्निंग, टैटूइंग प्रेजेंट, क्लोज रेंज है। ओनली टैटूइंग नियर रेंज है। इंटरमीडिएट में कुछ नहीं दिखाई देता, डिस्टेंट में कुछ नहीं दिखाई देता, ये आपको याद रखना। तो सर ये आप कह सकते हो विदाउट एनी डाउट, इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, ये आपका कॉन्टेक्ट शॉट है। ये आपका बड़ा और इसके चारों तरफ छोटे इंटरमीडिएट रेंज, और इंडिविजुअल पैलेट दिखाई दे तो 4 मीटर से ज्यादा है आपका। सर बिलियर्ड बॉल इफेक्ट और बॉलिंग और वेल्डिंग इफेक्ट, दोस्तों एक पर्टिकुलर चीज से टकरा के अगर पैलेट्स डिस्पर्स हो जाए तो इसको बोलते हैं बिलियर्ड बॉल डिफेक्ट। तो डॉक्टर साहब, आप बिलियर्ड बॉल इफेक्ट एक्चुअली रिकोशे से होता है, आपका डिस्पर्सन हो गया है ना, आपकी रेंज को कंफ्यूज कर सकता है। अब आ जाओ उल्टा, अगर आपकी कोई चीज आके मेल्ट होके पैलेट आपस में जुड़ जाए, जुड़ के बड़ा एंट्री वुंड बना दे, तो ये भी आपको कंफ्यूज कर सकता है। ये कंफ्यूज कर सकता है कि डिस्टेंट रेंज था डिस्टेंट रेंज, लेकिन आपकी पैलेट जुड़ गई और आपका सैटेलाइट वुंड दिखाई दे दिया, तो ये भी कंफ्यूज कर सकता है कि सर डिस्टेंट को इंटरमीडिएट बता रहा है, क्योंकि आपकी पैलेट जुड़ गई। इसमें देखो उल्टा हुआ, डिस्पर्सन हुआ, ये भी रेंज को कंफ्यूज करता है, और इसमें जुड़ गई तो आपका डिस्पर्सन जो था वो सैटेलाइट की तरह दिखाई दे रहा है, डिस्टेंट आपका इंटरमीडिएट की तरह दिखाई देता है। इसको बोलते हैं बिलियर्ड बॉल, इसको बोलते हैं वेल्डिंग और बॉलिंग इफेक्ट। तो फ्रेंड्स ये देख लो चोकिंग का इफेक्ट, सिलेंडर, हाफ चोक, फुल चोक।
आप देखोगे इनमें डिस्पर्सन कम हो चुका फुल चोक में और आपकी रेंज बढ़ जाती है। तो ये टेबल आप याद कर सकते हो कि कितनी रेंज बढ़ती है, 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, और डिस्पर्सन आप देखो कि सबसे कम, जैसे फुल चोक में डिस्पर्सन कम है और रेंज बढ़ चुकी है, हाफ चोक में उससे कम और सिलेंडर में उससे कम। तो आप देख सकते हो ये रेंज और डिस्पर्सन का है, डिस्पर्सन कम, रेंज ज्यादा फुल चोक के अंदर। चलो सर, ब्लास्ट के आ जाते हैं दोस्तों इंजरी पे। ब्लास्ट के अंदर पहला प्राइमरी ब्लास्ट, इसको मैंने लिख दिया प्राइमरी, आपकी शॉक वेव और एयर कंप्रेशन के कारण प्राइमरी ब्लास्ट। फ्लाइंग मिसाइल और ऑब्जेक्ट आपकी बॉडी को हिट करते हैं, इसको बोलते हैं सेकेंडरी ब्लास्ट। अगर आप ग्राउंड पे उठा के फेंक दिए जाते हो उसको बोलते हैं टर्शरी ब्लास्ट, टर्शरी ब्लास्ट इंजरी। और ये है बिल्डिंग कोलैप्स, बर्न और फ्लेम से जो इंजरी होती है उसको हम बोलते हैं क्वार्टनरी ब्लास्ट। इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। प्राइमरी, सेकंड। सर प्राइमरी इसका मतलब ब्लास्ट वेव और एयर वेव के कारण, शॉक वेव के कारण हुई है, तो आपके होलो ऑर्गन जैसे ईयर, लंग और जीआईटी सबसे कॉमन अफेक्टेड होंगे। मोस्ट कॉमन होता है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, हाँ, उसके बाद ऑसिकल्स, ब्लीडिंग, परफोरेशन ये होता है। लंग मोस्ट फैटल होता है, मोस्ट कॉमन टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, मोस्ट फैटल लंग, इनमें आपके रप्चर्स हो जाते हैं। जीआईटी में आपके बहुत सारी प्रॉब्लम होगी, वोमिटिंग, हेमेटोमेसिस, मेलिना, परफोरेशन ये होगा। और सर लंग जो आपका रप्चर होता है उसको बोलते हैं ब्लास्ट लंग। लेकिन सर एक बात ध्यान रख लेना, यहां पे जो इंपॉर्टेंट चीज है, मोस्ट कॉमन टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, मोस्ट फैटल लंग है। प्राइमरी ब्लास्ट हो गया। सेकेंडरी ब्लास्ट क्या है सर, आपकी फ्लाइंग मिसाइल और फ्लाइंग ऑब्जेक्ट आपको हिट करेंगे तो आपका पंक्टेड एब्रेजन, पंक्टेड कंट्यूजन और पंक्टेड लेसरेशन बनेगा। इसको मार्शल ट्रायड बोलते हैं। तो आपको एक बात याद रखनी, मार्शल ट्रायड सेकेंडरी ब्लास्ट इंजरी। अब सर आप हवा से उठा के आप ग्राउंड पे फेंक दिए गए, डिस्प्लेस्ड हो गए, अब आप ग्राउंड को टकरा गए तो आपकी बॉडी में स्केलेटल इंजरी होगी, वो टर्शरी ब्लास्ट इंजरी। क्वार्टनरी ब्लास्ट दोस्तों ध्यान से देखना, क्वार्टनरी ब्लास्ट क्या होती है, जो बिल्डिंग कोलैप्स होती है, जैसे ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया हो गया, आपके आसपास जलने से आपकी इंजरी हुई, फ्लेम से आपको इंजरी हुई, ये क्वार्टनरी ब्लास्ट इंजरी है। सर क्विनरी ब्लास्ट, ये एक्चुअली सर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मेरे को ऐसा लगता है। क्विनरी ब्लास्ट एनवायरमेंटल कंटामिनेट्स, डॉक्टर साहब एनवायरमेंटल कंटामिनेट्स हुआ, केमिकल हुआ, क्लोराइड 7, रेडिएंट्स हुआ, न्यूक्लियर बॉम्ब, वायरस और बैक्टीरिया, ये क्विनरी ब्लास्ट इंजरी है। क्विनरी मोस्ट कॉमन ऑर्गन पूछा जाए तो जवाब टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, मोस्ट फैटल लंग है और सेकंड नंबर है। अंडर वाटर ब्लास्ट, अगर आप बिलो वाटर सरफेस हो तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, अबव वाटर सरफेस हो तो जीआई ट्रैक्ट, कुछ भी ना दिया हो तो जीआई ट्रैक्ट। सर बॉम्ब दो तरह के मैंने बताए हुए यहां पे। नंबर 1 है इंसेंडियरी बॉम्ब, इंडिया पावरफुल, फास्फोरस और मैग्नीशियम का बना होता है, कैचेस फायर। दूसरा मोलोटोव कॉकटेल, पहली बात मोलोटोव कॉकटेल को हम पेट्रोल बम भी बोलते हैं। इसमें जो बॉटल है वो हाफ फिल्ड पेट्रोल से होती है और विक होती है, धागा होता है, रैग होता है। सर इसका नाम है पेट्रोल बम और मोलोटोव कॉकटेल। तो ध्यान रखना, नाम में कॉकटेल है बट ये पेट्रोल बम का नाम मोलोटोव कॉकटेल है।